हेलो साथियों, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूं एक बार रीड एंड थिंक पर। आज हम यहाँ बात करेंगे क्लास 10th के मैथ की। इसमें आज हमारा ये लेक्चर नंबर जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3rd है। अभी तक हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर कर चुके हैं और हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। उम्मीद करता हूँ आपने जो क्लास 9th में मस्ती की है उसे अब क्लास 9th में ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि अब ये है क्लास 10। अगर आपने इसमें सीरियस वाली पढ़ाई नहीं की तो आपका लॉस हो सकता है। यकीन मानिए, अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू कर दी है तो आपके मैथ में से 100 में से 100 कहीं नहीं गए हैं। आप बाकी उन बच्चों से बहुत आगे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है। वो अभी तक क्लास 9th के मौज में हैं। अब वो क्लास 9th नहीं रही हमारी, अब ये आ चुकी है हमारी क्लास 10th, जिसमें क्या होगा, हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? बोर्ड एग्जाम होगा, जिसमें हमें पता नहीं हमारा सेंटर कहाँ जाएगा, मतलब हम पेपर कहाँ देने जाएंगे, कॉपियां कौन चेक करेगा, हमारा टेस्ट जो है अर्थात जो पेपर है हमारा वो कौन सेट करेगा। इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उन्होंने अभी से ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी है। आज हम जानेंगे मैथ में प्रश्नावली 1.1 के हल को, जो कि क्लास 9 पहले जो थी हमारी वो 1.2 थी। किसमें? मैथ में, क्योंकि अब जो नई बुक आई है उसमें जो 1.2 थी उसे ही क्या कर दिया गया, 1.1 कर दिया गया है। अब 1.1 जो पहले वाली पुरानी वाली बुक में थी अब वो नई वाली बुक में नहीं है। तो अब 1.2 वाली हमारी कौन सी हो चुकी है? 1.1 हो चुकी है और हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो आइए, अभी तक आपने अगर हमारे जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखना, क्योंकि उसमें जो भी हमारा थ्योरी वाला पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 के हल को। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको अभी तक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नहीं पता है तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी एक बार समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का ऐसा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेंगे जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। तो अब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या, कितने बार, तो कितने आएंगे यहाँ पर? 12 आएंगे। जो 12 क्या करता है, 24 को 2 बार में पूर्णतः विभाजित करता है। अब हम ऐसे ही 12 को देखेंगे कि 12 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड देखेंगे सबसे छोटा जो क्या करे, 12 को पूर्णतः विभाजित करता है, तो वो क्या होगा? 2 होगा। तो जब हम यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम 6 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम 3 को देखेंगे। 3 अपने आप में खुद एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या को हम जब विभाजित करते हैं तो वो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। तो अब हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3। और जब हमारा अंत में जब 1 आ जाता है तब हमारा ये प्रोसेस जो होता है अभाज्य गुणनखंड, इसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि ये हमारी कब पूरी होती है, इसका प्रोसेस कब खत्म होता है? जब यहाँ पर कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम इससे जानेंगे किसको? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। आप जब इसमें सुनते हो अंकगणित की आधारभूत, पीछे भूत आ जाता है, तो क्या इसमें कोई भूत होगा? क्या ये डरावनी है? हम सीख नहीं सकते? नहीं, ये बहुत छोटी चीज है और आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। किसको? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? अगर आपने हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा, L1 अगर देखा होगा तो आपको पता होगा भाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके कितने गुणनखंड होते हैं? 3 या 3 से अधिक। 3 से अधिक होती हैं। वे संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? भाज्य। वे संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? भाज्य। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके 2 या 2 से कम, मतलब 2 तो होंगे ही। जिनके कितने गुणनखंड होते हैं? जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात तो पता है अगर आपने हमारा L1 देखा है तो। अब देखिए यहाँ पर 24 के जो गुणनखंड आए हमारे, ये हमें इधर क्या मिले हैं? ये हमें गुणनखंड मिले हैं। तो अब देखिए 24 के गुणनखंड कितने हैं? 3 या 3 से ज्यादा हैं। तो ये हमारी संख्या कैसी होगी? भाज्य हो गई।
और इधर देखिए दो को देखिए, दो किससे विभाजित होगी, एक से विभाजित होगी और दो से विभाजित होगी। ऐसे ही तीन को देखिए, तीन किससे विभाजित होगा, एक से होगा और तीन से होगा। तो इनके कितने गुणनखंड हैं, इनके केवल दो गुणनखंड हैं। तो ये संख्याएं कैसी होंगी इधर वाली, ये होंगी हमारी अभाज्य। अब देखिए हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कि क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, ये तो हमारी होगी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, ये रहा। इसे हम किस में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, तो 1 2 3, 3 कितनी बार है, एक बार है। तो यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली में हमारा पहला सवाल है, कौन सा, हमारा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा गया है, हमें संख्याएं दी गई हैं जिनमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार हमने इसको किया है उसी तरह करना है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आइए करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास 10th में आप भी बोर्ड को फोड़ना चाहते होंगे। आइए अब हम अपना पहला सवाल देखते हैं। क्या दिया गया, हमें दिया गया है 144। ये हमारा सवाल फर्स्ट का फर्स्ट 140 दिया गया है हमें। इसको हमें किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यही कहा गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो आइए अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं करना। इन्हें अभाज्य क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो संख्या हमें दी गई है, जो हमें संख्या दी गई है उसका जो सबसे छोटी ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित करती होगी। अब आपने क्लास 5th या 6th में पढ़े होंगे किसके, विभाजिता के नियम। अगर आपने वो भी नहीं पढ़े हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए पहले विभाजिता का, पहले सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कितनी है, 2 है। अब 2 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि जो संख्या दी गई हो उसका इकाई अंक क्या हो, उसका इकाई अंक क्या हो, या तो 0 2 4 6 8 हो। ऐसे ही 3 का क्या होता है कि जो संख्याओं का योग है, क्या कि जो संख्याओं का योग है, जैसे हमने एक ये संख्या ली है, इन जो संख्याओं का योग होता है वो 3 से विभाजित हो, क्या इस संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग किससे, 3 से विभाज्य हो, क्या 3 से विभाज्य हो। ये होता है हमारा 3 से विभाजिता का नियम। अब देखिए सबसे पहले हम 2 से इसमें भाग देकर देखेंगे। तो हम इकाई अंक देखेंगे इस संख्या का, इकाई का अंक क्या हमारा 0 है, हाँ 0 है। तो ये किससे विभाजित होगी, तो ये 2 से विभाजित होगी पहले। अब हम 2 में भाग दें, इस प्रकार भी हम दे सकते हैं लिखकर, लेकिन अब हम आ चुके हैं क्लास 10th में, तो हम उस तरह से करेंगे चीजों को। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और बिंदी आ जाएगी हमारी। अब क्या है, अब हमें संख्या मिल गई है 70। अब 70 में हम इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक तो आप जानते ही होंगे, इकाई का अंक कौन सा होता है, ये पीछे वाला होता है। तो इकाई अंक कितना है हमारा, 0 है। तो 0 होगा अगर इकाई अंक, तो वो किससे विभाज्य होगी, 2 से होगी। तो फिर हम 2 से कर देंगे एक बार। तो अब हम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 35 आ जाएगा। अब देखेंगे हम इकाई अंक, देखिए क्या इकाई अंक 0 2 4 6 8 है, यहाँ पर नहीं है। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो,
क्या 5 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि हमारे 3 के पहाड़े में आते हैं। बोले तो 3 से विभाज्य होने का मतलब है 3 के पहाड़े में आना। 3 के पहाड़े में क्या 8 आते हैं? नहीं आते हैं, तो हमारा विभाज्यता का नियम 3 भी नहीं लगेगा। अब हम कौन सी संख्या देखेंगे? अभाज्य संख्या क्या आती है? 2 3 फिर 5 आती है। अब हम 5 के विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो संख्या है, क्या संख्या का इकाई अंक क्या हो? या तो 0 हो, क्या या तो 0 हो या क्या हो 5 हो। ये क्या हो? इकाई अंक संख्या का। क्या? इकाई अंक। इकाई अंक संख्या का क्या हो? 0 या 5 हो, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पर 0 है और 5 है। अब इस संख्या में देखिए कितना है? 0 है, नहीं है, 5 है, तो ये किससे विभाज्य हो जाएगी? 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं 5 सत्ते कितना होता है? 35 होता है, या ये बोलते हैं 7 पंचे कितना होता है? 35 होता है। अब देखिए, अब ना तो इनका क्या इकाई अंक 0 2 4 6 8 है, और ना ही हम इसे जोड़ सकते हैं। अगर जो संख्या दी हुई है 7 दी है, ये हमारे 3 के पहाड़े में भी नहीं आती है। ना इसका इकाई अंक है, ना वो 0 है, ना 5 है, तो ये हमारा 5 से भी विभाजित नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 5 से बाद वाली जो भाज्य संख्या होती है उसे देखेंगे। तो 2 3 5 7 आती है हमारी। तो क्या 7 से 7 विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हम इसे किस रूप में लिख देंगे? लिख देंगे इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ये लिख गया हमारा। अगर अब हम चाहें इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो इसे घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 2 2 है तो ये हो जाएगा 5। कितना है? 1 है तो इस पर 1 घात हो जाएगी, और 7 है तो इस पर 1 घात हो जाएगी। अब ये हमारा सवाल हो चुका है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अब हम करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा अंक। अगला हमें दिया गया है 156। कितना? 156। अब हम इसको करेंगे। अब देखिए, मैंने 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो। अब हम देखेंगे इसमें 0 2 4 6 8 6 आ गया, तो वो किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। तो अब हम पहले से किससे विभाजित करेंगे? अब हम इसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब कितना बचा? 1। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। पूरा भाग दे सकते हैं। 2 सत्ते कितना होता है? 14 होता है, और यहाँ पर 1 बचेगा। 2 अट्ठे कितने होता है? 16 होता है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर संख्या आती है भाई हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसका करते हैं। उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम इसे करेंगे। देखिए ऐसे ही अब हम फिर देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 0 2 4 6 8 8, तो इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। तो हम इसे फिर 2 से भाग देंगे। 2 3 कितना होता है? 6 होता है, और 2 नेम कितना होता है? 18 होता है। अब हम देखेंगे इकाई अंक फिर 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है। फिर हम फिर 3 पे जाएंगे, क्योंकि अगली जो अभाज्य संख्या हमारी वो कितनी है? 3 है। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग। क्या? संख्या के अंकों का योग किससे विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो। अब हमें संख्या दी गई हो 39, यानी 3 और 9 दिए गए हैं। तो इस संख्या में हमारा क्या है? अंक कौन कौन से हैं? 3 है और 9 है, यही है। और इनके अंकों का योग, अब इनका हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 होते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 3 चौको कितने होते हैं? 12। अर्थात ये पूर्णतः विभाजित हो गया संख्याओं के अंकों का योग। तो ये संख्या क्या होगी? वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम सभी जानते हैं 13 3 कितना होता है? 39 होता है। अब हम देखेंगे, हमने विभाज्यता का नियम जान लिया था कि 2 3 5 7 11 13। फिर देखिए, अब ना ये संख्या 2 से विभाजित है, ना ये 3 से विभाजित है, ना 5 से विभाजित है, और ना ही ये 7 से विभाजित है, और ना ही 11 से विभाजित है, और ना ही 11 के बाद आएगी हमारी विभाज्य संख्या 13, जो कि जिससे ये विभाजित है। और ये हमारा पूरा हो चुका है। इसे भी हम उसी रूप में लिख देंगे। चाहो तो लिख दो ये, या मत लिखो, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है।
अब हम करते हैं अगला, जो कि है हमारी संख्या कौन सी है, 3825। हमारा अगला कौन सा है, 3825। मैं चाहूंगा कि ये वाला आप एक बार करके देखें। आप एक बार इसको करके देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आपको 10 सेकंड का टाइम मैं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने करके देखा होगा। अब मैं देखता हूं। देखिए, पहले तो हम विभाज्यता का नियम कौन सा लगाएंगे, 2 से देखेंगे। क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है। अगला, क्या ये 3 से विभाजित होगा? क्या ये 3 से विभाजित होगा? ये आपको कमेंट में बताना है। जी बिल्कुल। क्यों? इनके जो अंकों का योग होगा, क्या जो इनके अंकों का योग होगा वो किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। इसलिए ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। देखिए किस प्रकार, जो हमें ये संख्या दी गई है, इसके अंकों का योग क्या होगा? 3, 8 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा और 5 3 8 18 हो जाएगा। अब 18 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो हम सभी जानते हैं 3 का भाग अगर हम 18 में देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, अर्थात ये पूर्णतः विभाजित है। इसलिए जो ये संख्या है वो किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। 3 का अगर हम 3 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। ऐसे ही ये फिर 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौकू 12 है और 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब ये 5 से विभाजित होगी। 5 अट्ठे 40 और 5 25। अब ये फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगी तो ये हमारा 17 आ जाएगा। ऐसे ही 1 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम किस रूप में लिख देंगे? इस रूप में लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 17। तो अब हम इसे किस रूप में लिख देंगे? इस रूप में लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें दिया गया है कितना? 5505। कितना? 5505। कितना दिया गया है? 5505। अगला हमें जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 5505। 5505। अब हम इसे करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले किससे देखेंगे? 2 से भी नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं, इसमें जाएगा और किससे जाएगा? 5 में जाएगा। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिनका इकाई अंक क्या हो? 0,5 हो। तो इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये इतना आ जाएगा। फिर हम किससे भाग देंगे? फिर हम देंगे 7 से। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कितना बचा हमारा? जी नहीं, ये भी गलत हो गया हमारा। 3 आया था ना। 7 चौकू कितना होता है? 28 और 7 तियां 21। अब ये किससे जाएगा? 144 से जाएगा। जी नहीं, फिर गलत हो गया लग रहा। किससे जाएगा? 4 1 5 3 8। ये 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 13 से जाएगा। फिर कितना आएगा? 1 आएगा, फिर 1 आएगा। तो हम पहले क्या करें? पहले ये 11 से जाएगा, या फिर हम 11 से ऐसे कभी कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे पहले 11 से विभाजित कर लें तो कितना आएगा? 11 1 11, कितना बचेगा? 3 13। अब ये सही है बिल्कुल, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 11 इंटू 13। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और अगला हमारा दिया गया है 7429। कितना? 7429, जो कि ये लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। 7429 को आपको करके कमेंट में लिखना है। ये वाला हम कल जानेंगे कैसे हुआ। आपको करना अवश्य है इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। आप करके देखना, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। अब हम जानेंगे सेकेंड क्वेश्चन को।
सेकेंड क्वेश्चन में हम जानेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हमसे जांच करवाई गई है। क्या जांच करवाई गई है? हमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनमें हमें पहले क्या निकालना है? उनका LCM निकालना है, फिर क्या निकालना है? HCF निकालना है उनका। फिर क्या करनी है? HCF निकालना है, फिर क्या करनी है? जांच करनी है। ये सवाल करने से पहले आप एक चीज जान लीजिए क्या कि हमें दो संख्याएं जो दी गई होंगी, क्या होता है? LCM, संख्याओं का लासा। क्या कि संख्याओं, पूरा ही लिखते हैं, देखिए अच्छे से, क्या होता है कि संख्याओं का लासा इंटू संख्याओं का मासा बराबर होता है किसके? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के। क्या? अब आपको ये याद रखना है, क्या होता है कि संख्याओं का लासा बराबर, संख्याओं का लासा इंटू संख्याओं का मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसी पर आधारित अब हमको क्या दिए गए हैं? सवाल दिए गए हैं, जिनमें हमसे क्या पूछा गया है, इनकी जांच करने के लिए कहा गया है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला ही हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 26 और 91, 26 और 91। अब हमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमें क्या करना है? पहले इनका लासा निकालना है और फिर मासा निकालना है, और फिर क्या करना है? पहली और दूसरी संख्या का गुणा करना है। ठीक है, और अगर वो बराबर तो आएगा ही, हमें यही बराबर दिखाना है। आइए करते हैं। देखिए पहले हम क्या निकालेंगे? 26 और 91 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? ये देखेंगे ये दोनों संख्याएं किससे, पहले देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में दो से विभाजित है कोई सी। हाँ, 2 26 है, तो हम क्या करेंगे? 13 दूनी 26 करेंगे, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है उसे वैसा ही लिख देंगे। अब हम क्या देखेंगे? किससे विभाजित है? अब ये 7 से विभाजित है। 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है, ऐसे ही 13। उम्मीद करता हूं आपको लासा आता होगा। अब इनका गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 14 तीय 42, 4 और 14 4 18। तो इनका जो लासा आया है वो कितना आया है? 182 आया है। इनका लासा कितना आया है? 182 आया है। अब हम इनका क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 26 के भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितना आएगा? 13 1। ऐसे ही 91 के करेंगे हम। 13 सत्ते कितना होता है? 91 होता है, और एक 13। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं? देखिए मासा के लिए 26 बराबर लिखेंगे क्या? 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 के बराबर में क्या लिखेंगे? 7 इंटू 13। अब हम देखेंगे इनमें से उभयनिष्ठ कौन सी है। उभयनिष्ठ, अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि उभयनिष्ठ संख्या क्या होती हैं। उभयनिष्ठ संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमें जोड़े दिए जाते हैं उनमें समान हो। जैसे में ये एक जोड़ा ये हमारे पास, एक जोड़ा ये है, इनमें से कौन सी संख्याएं समान है? 13 समान है। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा? 13। अब हमें क्या पता है? लासा भी पता है और मासा भी पता है। अब हम लासा को लिख लेंगे। क्या करेंगे? अब हम वही वाली जो भी हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था
लासा इंटू मासा बराबर पहले